टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ भाई, आज हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेंगे बच्चों, सबसे पहले, है ना। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जरा मैं इसके ऊपर काम शुरू करता हूँ बच्चों, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, आप सभी लोगों ने बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाए गए? डिस्ट्रीब्यूशन जनरली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बनाए गए। कब? जबकि हमारी x की वैल्यू n की वैल्यू बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो रही थी। उस केस में हम लोगों ने बाइनोमियल, पॉइसन इस तरह से निकाला कि भाई n बड़ा हो, p छोटा हो, या n स्टेबल होगा, p बहुत छोटा हो। तो ऐसे केस में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने सीखे थे। देखो, इन्हीं श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने सीखा था एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता था, जिसके थ्रू हम उस टर्म में प्रोबेबिलिटी पता करते थे किसी भी इवेंट की, जब कि हमारा n बहुत बड़ा और p बहुत छोटा होता था। उस केस में हम लोग जनरली p भी बहुत बड़ा सा ही मान लेते, p एक लेवल का होता था, तो उस केस में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। उसी तरह से एक टी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जिसके अंदर भी हम प्रोबेबिलिटी की चर्चा तब करते हैं जब n तो छोटा हो पर प्रोबेबिलिटी भी बहुत छोटी हो जाए। तो ऐसे ग्रुप में जब हम सैंपलिंग थ्योरी की चर्चा करते हैं तो वहां पर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करते हैं। सही मायने में टी डिस्ट्रीब्यूशन एक विलियम गोसेक्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था बच्चों। और एक बात बताऊं, इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, तो अब क्या है ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं लिखूंगा, मेरे साथ साथ रहेंगे। तो बेटे बच्चों, टी डिस्ट्रीब्यूशन is also a type of probability density और continuous distribution। डेंसिटी और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप है, ठीक, जैसे लाइक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, उसी तरह से ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूं, व्हेन द सैंपल साइज is very small, sample size is very small and population HD is unknown, यानी पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी नहीं पता। भाई एक बहुत लाखों की पॉपुलेशन है, मान लिया 1 लाख लोगों का हमें सर्वे करना है और हमने उसमें से सैंपल ले लिया मान लो 20 लोगों का, यानी बहुत छोटा सैंपल ले लिया। तो उस केस में, और हमें ये नहीं पता कि पॉपुलेशन कैसे वेरिएबल है, यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये भी हमें नहीं पता। तो उस केस में हम किस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी या वेरिएबिलिटी की चर्चा करते हैं बच्चों? The standard deviation is very small, then we use टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से। ठीक, अब जनरली टी डिस्ट्रीब्यूशन कब कब इस्तेमाल होता है तो मैं आपको बता दूं। जनरली टी डिस्ट्रीब्यूशन is used when sample size is very small, that is less than 30, 30 से भी कम, less than 30, 30 हो या 30 से कम जब सैंपल साइज होता है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रायोरिटी देते हैं, करेक्ट। मान लेता हूं कि लेट x1, x2 डैश xn बी अ रैंडम सैंपल। मान लिया हमने इसमें से रैंडम सैंपल ले लिया ऑफ साइज n, बच्चों इसे नोट जरूर कर लेना, ऑफ साइज n फॉर एनी नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल पॉपुलेशन लिख देता हूं, इससे कम हो जाएगा शॉर्ट में,
नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका कि मीन विद मीन, मान लिया उसका मीन हमने मान लिया म्यू है, ठीक, और उसका जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का मान लिया वो सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। देन द टेस्ट स्टैटिक्स का मतलब समझते हैं, वही प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। टेस्ट स्टैटिक जो वहां पर जेड निकालते थे, यहाँ पर वो टी से रिप्रेजेंट की जाएगी बच्चों। टेस्ट स्टैटिक ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन is given by t equals to x bar minus mu naught upon s over रूट में n। s ओवर फॉर्मूला लगभग वैसा ही है जैसा वहां था, बस यहाँ पर अंतर क्या कि x बार तो यहाँ हो गया बच्चों सैंपल मीन, म्यू नॉट वही हाइपोथेटिक मीन ऑफ द पॉपुलेशन जो हमने माना था, हाइपोथेटिक पॉपुलेशन। एस क्या है भाई, एस हो गया एच टी ऑफ द सैंपल, है ना, ध्यान रखिएगा, एस हो गया सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, एच टी ऑफ सैंपल, और एन हो गया सैंपल साइज। ये चार बातें आप लोगों को ध्यान में रखिए जिससे आप टी निकालेंगे। जैसे वहां जेड निकालते थे बच्चों, यहाँ पर हम लोग टी निकालेंगे, सेम बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जो आप पीछे कर आए हैं, उसी तरह से बात करेंगे। बट इसमें एक वर्ड और आएगा जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मेरे बच्चों बहुत बड़ा रोल है। ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले इसको समझिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है बच्चों, टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वन पैरामीटर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम is the number of the values in the final calculation which are calculation of the statics which are very, है ना, calculation of a statics that are free to vary। तो इस लाइन को थोड़ा समझने की जरूरत है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको कहा n ऑब्जर्वेशन दी थी मैंने आपको, x1 x2 x3 डैश डैश x। युवराज अगर मुझे इसका मीन निकालना हो बेटा, तो मीन निकालते समय मुझे इन सारी वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा, क्यों बेटा, x1 x2 x3 अप टू xn, और ये सारे वैल्यूज मेरे लिए यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर यूज की जाने वाली है ना, xn। तो बेटा ये सारी वैल्यू का यूज होने का मतलब मीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन के लिए क्या हो गई, n हो गई। जितने ऑब्जर्वेशन का हम यूज कर रहे हैं जो फ्री है इस्तेमाल करने के लिए, दैट्स आर कॉल्ड क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो मीन के लिए होगी, बट एचडी के लिए ऐसा नहीं होता। एचडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 यानी एक कम कही जाती है। क्यों नहीं कम कही जाती है बेटे, क्योंकि एचडी है वो ऑब्जर्वेशन के अलावा किस पर डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है मीन पर। मीन कितना ज्यादा हुआ, जितना कम हुआ, यानी एक तरीके से एक वर्ड आर्टिकल कम हो गया, यानी n ऑब्जर्वेशन तो पूरे फ्री है, बट उनमें से जो मीन है एचडी किस पर डिपेंड कर रहा है, मीन पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए एक कम हो गया। तो हमेशा एचडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन का तो n हो गया, तो यहाँ नोट में डाल देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मीन तो n ही होगा, फॉर मीन
मीन के लिए कभी भी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो जितनी ऑब्जर्वेशन है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एचडी के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों एक कम n-1 हो जाता है। ध्यान रखना, जब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकलेगा तब तक हम आगे की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो सीधा मुद्दे के बाद बहुत सिंपल वर्डों में बोल दूं, जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना हो, मीन के लिए निकालना हो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। और जब हमें एचडी के लिए निकालना हो तो हमेशा एक कम यानी n-1 को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में यूज